ओम शांति। अभी हम इस वीडियो में भगवान शिव का छोटा नंदी दादी गुलजार जी का आगे कंटिन्यू करते हैं। गुलजार दादी जी गंभीर के साथ रमणीक भी थी। ब्रह्मा कुमारी, आशा बहन, ओआरसी, गुरुग्राम। हम सबकी अति स्नेही मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान, आदरणीय गुलजार दादी जी अब भी सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ हैं। दादी गए नहीं हैं, परंतु अभी अपने वाइब्रेशंस द्वारा, जीवन द्वारा, अनुभव तथा सकाश के द्वारा ब्राह्मण परिवार की पालना सूक्ष्म वतन से कर रहे हैं। ऐसी दादी भुलाई नहीं जा सकती। पढ़ाई हमारा जीवन है, पढ़ाई हमारी शक्ति है। दादियां भी हमारी शक्ति हैं। दादियों का जीवन हमारे सामने उदाहरण और आदर्श रहा। इन्हें सदा सम्मुख रख अपना जीवन सफल करेंगे। दादी बाबा की बातें बताती थी और लक्ष्य को पक्का कराती थी। संगम युग पर बाप दादा का सानिध्य, पालना प्राप्त होना बहुत बड़ा भाग्य है। उसके साथ साथ मम्मा बाबा की डायरेक्ट पालना में पले हुए आदि रत्न दादियों की पालना हमें मिले, वह भाग्य भी कम नहीं है। जब हम कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में मधुबन आते थे, तो बड़ी दीदी गुलजार दादी जी से कहते थे कि इससे पूछो, इसके जीवन का लक्ष्य क्या है। यह भी एक भाग्य है कि सभी दादियां, वरिष्ठ दादाएं लौकिक घर में अनेक बार आए हैं। तो गुलजार दादी जी बड़े प्यार से उंगली पकड़कर अनेक बार शाम के वक्त नक्की लेक पर ले जाती थी। वहां हम दोनों बैठ जाते थे, तो दादी बाबा की बातें बताती थी और लक्ष्य को पक्का कराती थी। उस आयु में दादी जी की नजर मुझ पर पड़ी, जो मुझे यज्ञ में समर्पित होने के लिए एक तरह से निमित्त बनी। गो सुन, कम सुन। दादी जी बहुत क्विक संदेशी थी। बाबा मुरली चलाते थे कि ध्यान दीदार की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है। एक बार हम हिस्ट्री हॉल में बैठे थे। गुरुवार का दिन था। ब्रह्मा बाबा बीच की संदली में बैठे थे। गुलजार दादी एक तरफ की संदली पर बैठी थी और दूसरी तरफ की संदली खाली थी। हम सब सामने बैठे हुए थे। बाबा ने कहा, बच्ची, गो सुन एंड कम सुन। दादी की एकाग्रता की शक्ति, निसंकल्पता की शक्ति, देह से न्यारे होने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि एक गीत चला, चली कौन से देश गुजरिया तू सज धज के। दादी जी वतन में गई, भोग स्वीकार कराया और गीत खत्म होते होते दादी जी वतन से वापस आ गए। जब सेवाएं आरंभ हुई, तो आदरणीय जगदीश भाई जी साहित्य की रचना करते थे और यदि कोई स्पष्टीकरण चाहिए होता, तो प्रेस से फोन करते कि बाबा से मेरे लिए यह डायरेक्शन लेकर के दो। दादी उसी वक्त फोन का रिसीवर टेबल पर बाजू में रख ध्यान में जाती, भाई जी के लिए संदेश लेकर आती और उन्हें फोन पर बता देती। यह हमने अपनी आंखों से देखा। इसका कारण था कि दादी ने अपनी बुद्धि में दो चीजें कभी नहीं आने दी, व्यर्थ और साधारण। नेगेटिव की तो बातें ही छोड़ दो। दादी की बुद्धि में ना व्यर्थ बसता था, ना साधारणता बसती थी। क्लियर बुद्धि। कभी कोई बात हो जाती तो दादी कहते, तुम सोचो नहीं, दादी के साथ मेरा बहुत प्यारा गहरा संबंध रहा। एक बार दादी इजराइल में थे, तो नीलू बहन को कहा, आज मुझे आशा की बहुत याद आ रही है। आशा मुझे याद कर रही है। उस समय मेरी छोटी बहन के युगल रमेश जी का ऑपरेशन हुआ था। बहुत डिफिकल्ट पोजीशन थी, डिसीजन लेना था और मैं घर में बड़ी थी, तो सोचा कि दादी जी द्वारा बाबा से संदेश लें। दादी उस वक्त विदेश में इजराइल के रेगिस्तान में थी, जहां फोन नहीं लग पा रहा था, परंतु मुझे बाप दादा से डायरेक्शन चाहिए था, तो मैंने दादी को फोन लगाया। दादी जी कार में थी। कैसे भी करके उनको फोन लग गया और दादी जी को मैंने सारी बात बताई। दादी जी ने मुझे तुरंत उत्तर दे दिया। चलती कार में ही बाबा उनको बुला लेता था और उत्तर दे देता था। बाबा इतनी क्लियर बुद्धि को ही उड़ा सकता है। इसी तरह 16-16 घंटे
अव्यक्त मिलन के लिए बैठे रहना कोई मासी का घर नहीं होता। यह तब होता है जब अपने शरीर पर शासन, प्रकृति पर आधिपत्य होता है। मधुर व्यवहार, दादी की पालना, छत्र छाया बचपन से ही उपलब्ध हुई और यह भाग्य रहा कि जब दिल्ली पांडव भवन सेवा केंद्र खुला तो वहां के ऑफिस के लिए अंग्रेजी बोलने वाली बहन चाहिए थी। बाबा ने मुझे यह अवसर दिया और मुझे वहां प्रथम दिन से ही रखा गया। मैंने दादी जी को देखा कि घर को सजा भी रही हैं, सफाई भी कर रही है। उस समय दादी को दादी नहीं कहते थे, गुलजार बहन कहते थे। सन 1973 की बात है। मैंने देखा कि इतनी बड़ी दादी बाबा का रथ सफाई भी कर रही थी, सजावट भी कर रही थी। यह दादी का फर्स्ट इंप्रेशन मुझ पर पड़ा। दादी ने सारा पांडव भवन मुझे स्वयं उंगली पकड़कर दिखाया। वहां के भाई को कहा, चाबियां लाओ, मालकिन आ गई है। ऐसी थी दादी। मुझ में प्यार और विश्वास रखा। दादी ने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। सखियों के बीच में सखी के रूप से रहे। मेरा यह भाग्य रहा कि दादी ने मुझे अपने कमरे में कई वर्ष रखा। मैं तो बिल्कुल ही अनजान थी, सीधे घर से आई थी। सेंटर लाइफ क्या होती है मुझे पता नहीं था, लेकिन दादी ने ट्रेनिंग दी, मुझे सिखाया। दादी कितना संभाल और अटेंशन रखती थी। ध्यान मुझे रखना चाहिए था, परंतु दादी रखती थी कि सारा दिन यह सेवा करती है और जब कमरे में आती है तो इसे किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। दादी की कमाल थी, व्यवहार इतना मधुर। वह बहुत जल्दी सामने वाली आत्माओं को रूहानियत की शक्ति से, योग की शक्ति से, माधुर्य से अपना बना लेती थी। दादी जी बहुत दबे पांव से चुपचाप कमरे में रहते थे। स्पर्श करने वाला भाषण। दादी बहुत ज्ञानवान थी। ज्ञानी तू आत्मा नंबर 1 थी। दादी ने सुनाया था, एक बार बाबा माथुर जी की कोठी में दिल्ली में आए। बाबा ने कहा कि आप लोग कैसे कॉन्फ्रेंस करते हैं, वह सब करके दिखाओ। तो एक चेयरमैन बना, एक मंच सचिव बना, एक कुछ और बना और गुलजार दादी जी ने भाषण दिया। बाबा ने दादी जी को पास किया नंबर 1। दादी जी का भाषण दिल्ली में व भारत में नंबर 1 होता था। बिल्कुल स्पर्श करने वाला, कईयों की आंखों में आंसू भी आ जाते थे। स्टडी करो और मुरली से नए प्रश्न निकालो। दादी जी नंबर 1 स्टूडेंट थी और एक आदर्श टीचर भी। जब दादी जी क्लास में आकर मुरली सुनाते तो मुरली में से नई नई बातें, नए नए प्रश्न निकालकर हमें पूछते थे। ऐसे प्रश्न पूछते थे जिससे हमारी बुद्धि चले। आज तो आप मुरली में शुरू में प्रश्न उत्तर, धारणा के लिए सार आदि पढ़ते हैं। वे उन दिनों मुरली में नहीं आते थे, लेकिन दादी ऐसी हाई क्वालिटी की टीचर थी कि सारी मुरली से विशेष प्रश्न निकालती थी और पूछती थी। हमें भी कहती थी कि इसी रीति से आपको भी निकालने हैं। दादी कहती थी, बैठकर स्टडी करो और मुरली से नए प्रश्न आदि निकालो। मैं क्लास कराने जाती थी तो दादी जी क्लास सुनते थे, पूछते थे, तुमने आज यह बात सुनाई? ऐसे दादी जी अटेंशन देते थे। दादी जी बहुत निर्माण थे। पांडव भवन की शुरुआत में टेलीफोन फिक्स करने वाले लाइनमैन आए। दादी जी सारे चित्र समझाते हुए आ रही थी। मैं स्वर्ग का मॉडल साफ कर रही थी। मैंने देखा कि इतनी बड़ी दादी इतनी साधारण आत्मा को स्वयं चित्र दिखा रही थी। दादी ने मुझे क्यों नहीं कहा? मैं भी तो समझा सकती थी। क्या दादी ने यह सोचा कि आशा प्रोफेसर है, इसलिए दादी हिचकिचाए? उस घटना ने जीवन भर के लिए पाठ पढ़ा दिया कि सबको आत्मा रूप से देखना है, उनका स्टेटस नहीं। दादी भाषण करना भी सिखाते थे। दादी हमें भाषण करना भी सिखाते थे। दादी स्वयं भी छत पर भाषण की स्टडी के लिए जाती और मुझे भी अपने साथ ले जाती। दादी कहती, तुम भी तैयार करो, मैं भी करती हूँ।
हम 5-7 कुमारियां दादी के साथ बैठते थे और दादी हम सबसे कहती, तुम इस विषय में यह सुनाना, तुम यह सुनाना, तुम यह सुनाना। इस प्रकार दादी अच्छी ट्रेनिंग देते थे, पालना भी करते थे। दादी स्वयं योग कराते, मुरली क्लास कराते थे और रात्रि क्लास भी दादी स्वयं कराते थे। रात में दादी हम सबके साथ बैठते थे। एक बार उस क्लास में गणेश की सारी विशेषताएं निकली कि गणेश के पेट का क्या मतलब है, आदि आदि, और वे बातें फैलते फैलते आज मैनेजमेंट में आ गई। टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत दादी ने की। कुमारियों की टीचर्स ट्रेनिंग की शुरुआत दादी ने की कमला नगर सेंटर से। फिर वह ट्रेनिंग पांडव भवन दिल्ली में होने लगी। फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो आबू में ट्रेनिंग होने लगी। बहुत सारी बड़ी बड़ी टीचर्स जिन्हें हम आज मंच पर देखते हैं, सन 1973 से 1979 तक की दिल्ली की ट्रेनिंग से निकली हैं। सब दादी की पालना ली हुई हैं। दादी रात में पूछती थी कि ट्रेनिंग में आज क्या क्या सीखा। इस तरह दादी का पढ़ाई और पढ़ाने में ध्यान रहता था। संघ पर बहुत अटेंशन खिंचवाते थे। दादी संघ पर बहुत अटेंशन खिंचवाते थे। दादी सदा कहते कि आप लोगों का संग अच्छा होना चाहिए। यदि दो कुमारियां खड़ी आपस में बातें कर रही होती तो दादी पूछते कि तुम क्या बातें कर रहे थे। कभी पूछते कि तुम फोन पर बात कर रही थी ना, क्या बात कर रही थी। हम कुमारियों का संगठन बहुत मजबूत था। खाने के समय हम इंतजार करते थे कि वह भी आ जाएं, वह भी आ जाए, फिर भोजन करेंगे। तो दादी कहते थे यह भी टाइम वेस्ट करना है, गार्बेज बॉक्स, कूड़ादान बंद कर दो। एक बार मैंने दादी से कहा, मेरे पास सब आकर अपनी अपनी बातें सुनाकर जाते हैं। दादी ने मुझे बहुत अच्छी बात कही कि वे इसलिए आते हैं क्योंकि तुमने अपना गार्बेज बॉक्स यानी कि कूड़ादान खोल कर रखा है। अगर तुम इसे बंद कर दो तो कोई नहीं आएगा। तो दादियां हमें किस लेवल पर ले जाना चाहती हैं, इन बातों से हम परख सकते हैं। सदा हमारे प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखी। नहीं तो मैं सोचती थी कि सब मेरे पास आकर बोलते हैं तो मैं जैसे कि विशेष आत्मा हूं। मैंने तो ऐसे ही समझा था। भाषा बड़ी अच्छी और नम्र। सुबह उठकर दादी सब कमरों में चक्कर लगाते थे। यदि हम सोए होते तो ऐसे नहीं कहते कि उठो, कहते आशा आज उठना नहीं है। दादी में भाषा की बहुत रॉयल्टी थी। दादी की भाषा बड़ी अच्छी और नम्र होती थी। किसी को महसूस नहीं होता था कि दादी सख्त बात कर रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर थी, जोन संभालती थी, परंतु इस ढंग से बोलती थी जो सामने वाली आत्मा समझ जाती थी। किसी बड़ी आयु वाले के लिए हम कहते कि वह बूढ़ा है, यह बूढ़ी हो गई है, आदि। तो दादी कहती थी कि ऐसे नहीं बोलो, बोलो कि आयु बड़ी हो गई है। दादी कभी किसी कार्य के लिए ऐसे नहीं कहती कि यह करो, पूछती थी यह हो सकता है। दादी की एक छोटी बैग होती थी जिसमें मुरली, नोट्स आदि होते थे। कहीं जाते समय सामान पैक हो रहा होता तो नीलू बहन से पूछती, यह छोटी सी बैग इसमें आ सकती है। कुछ कार्य करवाना हो तो पूछती, क्या आप कर सकोगे। दादी में बहुत परख सकती थी। दादी पारखी थी। दादी में बहुत परख सकती थी। एक कुमारी के लिए मैंने पूछा, दादी इसको रखें। दादी ने बिल्कुल मना कर दिया। वह कुमारी बहुत अच्छी सेवा करती थी। मधुवन में आकर बहुत अच्छी सेवा करती थी। हमारे पास आकर भी बहुत अच्छी सेवा करती थी। दादी ने कहा, बिल्कुल नहीं रखना, और सचमुच हमने देखा कि वह कुछ दिनों के बाद चली गई। अपना कार्य अपने आप करते थे। दादी हमें कभी खाली नहीं बैठने देते थे। कभी कोई काम सफल नहीं होता तो दादी कहते, योग की कमी है। जैसे अगर म्यूजियम में हम बैठे हैं और कोई नहीं आया है तो कहते, योग की कमी है। बाबा की दुकान और जिज्ञासु न हो, ऐसा हो नहीं सकता। बाबा के म्यूजियम में बैठे हो ना, तो बातें नहीं करो,
हम कन्याएं आपस में बातें करती थी। आत्माओं का आह्वान करो, आत्माएं आनी चाहिए। दादी स्वयं भी बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाते थे। दादी इतनी नम्रचित, निर्माण थी। हम भी वहां बैठे हैं, परंतु दादी को यदि किसी को बुलाना हो तो दादी खुद उठकर जाती थी और अंदर से बुलाती थी। हम कहते थे, दादी आपने हमें क्यों नहीं कहा, हम भी तो यहीं बैठे हैं। परंतु दादी किसी को ऑर्डर नहीं करते थे, अपना कार्य अपने आप करते थे। इकोनॉमी की अवतार। दादी हर बात में बहुत इकोनॉमी से चलते थे। बहुत समय पहले जब यज्ञ में बेगरी पाठ था, तब बाबा ने दादी को कहा था, पेट को आधी रोटी कम दो, बचत करो। बचत से जो पैसे बचे उनसे साहित्य या पर्चे प्रिंट कराओ, सेवा करो। इसलिए सभी दादियां इकोनॉमी की अवतार हैं। आज हम सब दादियों के त्याग तपस्या के बल से खड़े हैं। यह शीतल छाया उनकी बदौलत है। दादी छोटे छोटे कार्य जैसे सिलाई भी करती तो इतनी न्यारी होकर करती जैसे शरीर में है ही नहीं, खड़े खड़े ही करती थी। कोई कपड़ा फट जाता तो चकती लगाकर पहनती थी। एक बार एक ब्लाउज की एक बाह दूसरे ब्लाउज की दूसरी बाह जोड़कर कहा कि देखो, एक ब्लाउज तैयार हो गया। दादी को धन की बहुत कदर थी। कभी प्लेन में अगर छोटी बहन ने कोई चीज ली और कहा, दादी आप भी ले लो, तो दादी कहती थी, यह इतनी महंगी होगी, मैं नहीं लूंगी। फिर दादी को बताते थे कि दादी यह फ्री में है, हमने टिकट के साथ इसका पेमेंट किया हुआ है। तो फिर दादी कहती थी, ठीक है। दादी का अंत तक यह अटेंशन रहा कि एक्स्ट्रा धन मुझ पर खर्च ना हो। एक बार दिल्ली पांडव भवन में बहुत बड़ा आयोजन था। बड़ी बड़ी दादियां, ब्रिजेंद्रा दादी, निर्मल शांता दादी आदि और बड़े बड़े भाई सारे भारत से आए हुए थे। उन्हीं दिनों संजय गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो निर्वैर भाई जी ने कहा कि आशा बहन, इंदिरा गांधी जी से टाइम ले लो। टाइम मिल गया और हम सब दादियों के साथ मिलने चल पड़े। वहां जाने पर हमें किसी ने कहा था कि जिस रूम में संजय गांधी जी की बॉडी को रखा गया था, उस रूम में इंदिरा जी रोज आती हैं, आप भी यहीं आकर बैठ जाओ। तो हम वहीं बैठ गए, परंतु इंदिरा गांधी जी ने उस कमरे में आने से मना कर दिया, क्योंकि अभी संजय गांधी जी को गए 13 दिन हो चुके थे और उस कमरे में वह जाना नहीं चाहती थी। वहां आने से वह भावुक हो जाती थी। फिर डॉक्टर कुमुद जोशी जी, जो संस्था को जानती थी, इंदिरा जी को लेकर आए और बड़ी दादी जी से उन्हें मिले। साक्षी होकर पार्ट प्ले करो। मेरी आयु छोटी थी, सेवा के क्षेत्र में नई नई थी। मुझे धक्का लगा कि इतनी बड़ी दादियां गई और अपॉइंटमेंट जैसी सोची थी वैसी नहीं हुई, तो मेरा मन उदास हो गया। उसी शाम एक प्रोग्राम में मुझे मंच संचालन करना था, तो मैंने गुलजार दादी जी को कहा, दादी मैं शाम को प्रोग्राम नहीं करूंगी, आप किसी और को बोल दो। दादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक बार कहा कि क्या यह ज्ञान है। इस घटना ने मेरे दिमाग को बिल्कुल खोल दिया। मन बुद्धि में यह बात सेट हो गई कि अच्छा हो तो खुश, ना हो तो नाखुश नहीं। साक्षी होकर पार्ट प्ले करो और ज्ञान की रीति से करो। मेरे कानों में शब्द गूंजते रहते हैं, क्या यह ज्ञान है? जिसने जो किया है उसको क्लियर करना ही होगा। हम कभी कभी दादी गुलजार से पूछते थे, दादी आप तो ट्रिब्यूनल में बैठेंगी ना? तो दादी बड़े फलक से कहती थी, मैं ट्रिब्यूनल में बैठूंगी। हम कहते थे कि दादी आप दिल्ली वालों का थोड़ा एक आधा नंबर गड़बड़ हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स दिला देना। तो दादी कहती थी कि उस वक्त मैं गुलजार नहीं होंगी, मेरा स्वरूप उस वक्त बाबा के साथ है, तो जिसने जो किया है उसको क्लियर करना ही होगा। यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि हमें सदा ट्रिब्यूनल के डर से भी एक अच्छा जीवन बिताना है, अच्छा जीवन बनाना है। इस प्रकार अपने आप को चलाना है, ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना।
एक बार ओआरसी से दादी को विदाई देते वक्त मेरी आंखें गीली हो गई। मैंने कहा था कि दादी, आप जाते हो, सारा ओआरसी सुनसान हो जाता है। आपके होने से रौनक रहती है। दादी रुक गए, दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बोले, जब ऐसा हो तो सदा ड्रामा और ज्ञान से स्वयं को बहलाते रहना। यह जैसे कि एक सौगात दादी ने मुझे सदा काल के लिए दी कि हर बात को किस रूप से देखना है। एकाग्रता हमारी रॉयल्टी है। दादी जी के जीवन में रॉयल्टी एकाग्रता से झलकती थी। कर्मेंद्रियों को स्थिर रखना हमने दादी के जीवन में देखा। कभी दादी के मुंह से कोई निगेटिव शब्द नहीं निकला। उसकी जगह कहती, यह थोड़ा ऐसा है ना। मंच पर भी कितनी एकाग्र होकर के बैठती थी। दादी कहती, एकाग्रता हमारी रॉयल्टी है। दादी की कितनी भी महिमा करो तो दादी कहती, यह सारी महिमा बाबा की है। साइलेंस बड़ी है। वीआईपी सेवा दादी दिल्ली में स्वयं करती थी। उस वक्त हमारे पास कार भी नहीं थी। ब्रिजमोहन भाई जी स्कूटर से जाकर ऑटो लेकर आते थे और जब तक ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था, हम पैदल पैदल ही चलते थे। वीआईपी को कैसे हैंडल करना है, वह मैंने दादी जी से सीखा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दादी जी को राष्ट्रपति भवन में रिसीव करते थे। अपना ऑफिस छोड़कर बाहर गार्डन में बैठकर वार्तालाप करते थे। मेडिटेशन के बारे में, शिव बाबा के बारे में, इस संसार के बारे में, ज्ञान के बारे में। दादी को पैदल चलकर ना आना पड़े तो दादी की गाड़ी भी पोर्च में आनी चाहिए, इतना ख्याल रखते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा, साइंस बड़ी या साइलेंस। फिर खुद कहते थे कि साइंस। लेकिन दादी जी के सानिध्य में धीरे धीरे उनकी बुद्धि में यह बैठा कि साइलेंस बड़ी है। साइलेंस का जितना महत्व आप में है उतना मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा वे कहते थे। दादी जी की रमणीकता। दादी जी बहुत रमणीक थी। जब कॉलेज की छुट्टियों में मैं मधुबन आती थी तो एक डैम था जहां हम पिकनिक के लिए जाया करते थे। कभी म्यूजियम में जाते थे। उस पिकनिक में ज्ञान के प्रश्न उत्तर होते थे। एक बार दादी जी ने मुझे प्रश्न किया, आशा बताओ, कितने प्रकार के आलू होते हैं? मैंने कहा, दादी, छोटा आलू, बड़ा आलू, पहाड़ी आलू, शिमला का आलू। दादी बोले, और सुनाओ और सुनाओ। मैंने कहा, और नहीं आता। तो कहती है, तुमने सुना है, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु, भक्तालु। एक दिन दादी ऊपर तीसरे माले पर थे और मैं नीचे ऑफिस के आगे बड़े ध्यान से कुछ पढ़ रही थी। दादी ने बड़े प्यार से तीसरे माले से मुझ पर एक अमरूद फेंका। बोली, कैच करना, और हंसने लगी। देखो, यह बहुत ध्यान से पढ़ रही है और इसके ऊपर ऊपर से अमरूद आया। दादी जी सदा अपना भाषण खुद तैयार करते थे और मुझे भी अपने साथ हर जगह ले जाते थे। क्लास कैसे कराना है, भाषण कैसे करना है, कौन से पॉइंट देने हैं, ये सब दादी सिखाते थे। मुझे कहते थे कि चलो, तीसरी मंजिल पर तुम अपना भाषण तैयार करना, और मैं अपना भाषण तैयार करूंगी। दादी गुलजार, जानकी दादी और बड़ी दादी के आगे सदा एक छोटी कुमारी की तरह चलती थी। एक फोटो है जिसमें दादी गुलजार, प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी जी खड़े हैं। वह फोटो दिखाकर हमने दादी को जानबूझकर कहा कि दादी, आप सबसे बड़ी हो ना? तो दादी ने कहा, नहीं, मैं बड़ी नहीं हूँ। यह प्रकाश मणि दादी स्टेटस में बड़ी है और जानकी दादी आयु में बड़ी है, और मैं शरीर की लंबाई में बड़ी हूँ। मैं स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझती हूँ कि दादी की डायरेक्ट पालना की अधिकारी रही। मुझे हर वक्त दादी की बताई बातें याद आती हैं। मैं अनुभव करती हूँ कि अभी भी दादी जी वतन से मुझ पर प्यार और अपनी दुआएं बरसा रही हैं। उनकी शक्ति से चल रही हूँ। दादी जी का
मेरे लौकिक माता पिता से भी बहुत प्यारा रूहानी संबंध था, बहुत गहरा, समीप का मित्र जैसा। दादी जी ने मुझे बताया था कि बाबा कहता है, कभी-कभी ध्यान अवस्था से इनकी याद पहुंचती है। ओम शांति। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में सुनेंगे। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।